टेक योर टाइम, 20 सेकेंड लो और बनाओ इसको, बताओ क्या होगा। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दी हुई है, x की, y की और z की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दी हुई है, और आपको बताना है कि रिड्यूसिंग पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़ा से छोटा, जल्दी सोचो। कोई भी बोलो। सर पहले होगा 0.5 वोल्ट वाला, यानी y होगा सबसे पहले। y सबसे पहले होगा, मतलब सर y का सबसे कम होगा रिड्यूसिंग पावर। अच्छा, और फिर उसके बाद z का और फिर y x का। चलो देखते हैं, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोले तो रिडक्शन पोटेंशियल जिसका जितना ज्यादा होता है, जितना ज्यादा होता है वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यस सर। और जितना खराब होता है उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये दिमाग में, एसआरपी का वैल्यू जितना खराब होगा उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो सबसे खराब एसआरपी का वैल्यू कौन सा है? -3 वोल्ट। तो सबसे खराब एसआरपी का वैल्यू -3 वोल्ट है, तो Z जो है वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। बात समझ पा रहे हो ना? रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे कम है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज्यादा मतलब खुद बहुत अच्छे से ऑक्सीडाइज होगा। खुद अच्छे से ऑक्सीडाइज होगा तो इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी से किसी को देगा, और जो दूसरे को इलेक्ट्रॉन देगा तो वो दूसरे को रिड्यूस करेगा, और वही तो पूछा गया है रिड्यूसिंग पावर का। और सिंपल में दिमाग में बैठा के रख लो एक छोटी सी कॉन्सेप्ट को कि रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू जितना अच्छा उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जितना खराब उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है ना? दैट सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। फिर कौन होगा? होगा सर y, और सबसे खराब x। कोई दिक्कत किसी को समझने में? समझ गए? चलो, अब ये क्या बता रहा है? एसआरपी इज ग्रेटर देन 0। कोई पर्टिकुलर चीज है उसकी एसआरपी जो है 0 से ज्यादा है, देन उसकी जो रिड्यूस्ड फॉर्म होगी, उसकी जो रिड्यूस्ड फॉर्म होगी विल बी डैश स्टेबल देन हाइड्रोजन, मोर स्टेबल देन हाइड्रोजन, लेस स्टेबल देन हाइड्रोजन। लेस स्टेबल देन सर हाइड्रोजन। लेस स्टेबल देन हाइड्रोजन। थोड़ा सोचो, Cu2+ से Cu गया तो ये वैल्यू मैंने आप लोगों को याद ही करने बोला था 0.34 वोल्ट है, और H+ से H2 जो है 0.00 वोल्ट है। तो ये वाला जो बनेगा या ये वाला जो बनेगा, दोनों में तो रिड्यूस ही हो रहा है, कॉपर है रिड्यूस होके हुआ और हाइड्रोजन हुआ रिड्यूस होके। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? कॉपर है ना? ये ज्यादा स्टेबल है तो विल बी मोर स्टेबल देन मोर स्टेबल। समझ आई कि नहीं आई? बेटा समझ आया? यस सर। है ना? देखो, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होती है ना वो ज्यादा स्टेबल होता है उसका रिड्यूस्ड। तो बस बात है, रिडक्शन पोटेंशियल जितना अच्छा उतना अच्छा उसका रिड्यूस्ड फॉर्म होता है। ओके, डैश इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के आधार पे। डैश इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड डैश इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, और Li हो जाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता इसकी सबसे ज्यादा है, और Li होगा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, हाँ ये वाला बनाना तो थोड़ा सा इसका वैल्यू बताना। पहले तो आपको सेल रिप्रेजेंटेशन शो करने बोला गया है, और दूसरी बात ये भी बताने बोला गया है कि इसका ई डिग्री सेल निकालना है। टेक योर टाइम,
पहले जरा सोच के मुझे बताओ कि इसमें से कैथोड किसको लोगे और एनोड किसको लोगे। सर सीआर को कैथोड लेंगे क्योंकि रिडक्शन हो रहा है। Cr3 प्लस से Cr बन रहा है, तो वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर। ये भी तो रिडक्शन ही है, ये भी रिडक्शन ही पोटेंशियल दिया हुआ है। तो यस, तो सर जिसका ज्यादा वैल्यू होगा उसका कैथोड होता है। जिसका ज्यादा वैल्यू होता है एसआरपी का उसको हम लोग कैथोड लेते हैं। तो कौन सा वैल्यू ज्यादा है, ई वाला ज्यादा है कि ई वाला ज्यादा है? CD वाला सर, CD2 प्लस कैडमियम। CD2 प्लस ज्यादा है तो इसको बेटा हम लोग कैथोड लेंगे, ठीक है ना, इसको कैथोड यस लेंगे, सर। इसको कैथोड लेंगे। तो आप सभी को अभी सेल रिप्रेजेंटेशन हम लोग शो करते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन भी शो करने के लिए बोला गया। तो ये वाला हो गया आपका एनोड और ये वाला हो गया कैथोड, ठीक है ना। तो सेल रिप्रेजेंटेशन यदि हम लोग दिखाएं कैसे दिखाएंगे, है ना, Cr सॉलिड होगी पहले, ठीक है ना। अब वो बन जाएगी Cr3 प्लस एक्वस ऑक्सीडाइज होके, ठीक है ना। यस सर। फिर उसके बाद CD2 प्लस एक्वस होगा और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बन जाएगा कैडमियम सॉलिड। इसमें कोई दिक्कत ये रिप्रेजेंटेशन में नहीं होती है। तो E डिग्री कैथोड माइनस E डिग्री, तो E डिग्री कैथोड, तो ये रिडक्शन ही पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है। तो E डिग्री कैथोड है तो पहले -0.40, ओके, माइनस 0.4। समझ नहीं आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर है बेटा सबको? चलिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की रिकमेंडेशन के से SHE को आप क्या लोगे? हाँ, एनोड बनाएंगे हम लोग, है ना। यस सर। Why it is not possible to measure potential of individual half cell? Because circuit is incomplete. हाँ, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफाइन होती है इट इज डिफाइंड फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और जब कोई चीज ऑक्सीडाइज होगी तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन जो दूसरा वाला गेन करने वाला भी तो कोई चाहिए ना, तो ऐसा कोई नहीं रहेगा तो हाफ सेल का कैसे। ओके, गिव सेल रिप्रेजेंटेशन फॉर SHE एज एनोड एंड कैथोड, वेरी गुड। अच्छा मुझे बताओ तो SHE को हम लोग क्या बनाएंगे तब हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी? चलो इक्वेशन के टर्म में देखने की कोशिश करते हैं। गिव सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ SHE एज एनोड एंड कैथोड। जब SHE को आप एनोड बनाओगे तो एनोड में ऑक्सीडेशन होती है कि रिडक्शन होता है? सर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होता है तो हाइड्रोजन गैस रहेगा, ओके, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन माइनस विल गिव 2H प्लस, है ना, यही होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तब 2H प्लस बनेगा। ओके, तो ये तो सेल रिप्रेजेंट, ये क्या हो गया, ये तो इक्वेशन हो गया, ठीक है ना। अब सेल रिप्रेजेंटेशन आपसे पूछेगा कोई तो कैसे लिखोगे? प्लैटिनम सॉलिड, फेस बाउंड्री, उसके बाद H2 गैस, और कुछ देना लिखना पड़ेगा क्या बगल में? यस सर, 1 ATM, 1 एटमॉस्फेयर या 1 बार, फिर फेस बाउंड्री और H प्लस 1 मोलर, 1 मोलर, है ना। ये वाला हो गया एनोड के। और बेटा यदि हम लोग कैथोड यूज करेंगे तो कैथोड पे तो रिडक्शन होती है, जो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है वही 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और हाइड्रोजन गैस बन के निकलेगी। ये ध्यान देना है कि बबल्स दिखते हैं जब SHE को आप ऐसा कैथोड यूज करो तो इसका इक्वेशन क्या होगा? सॉल्ट ब्रिज के इधर राइट हैंड साइड में सर।
राइट हैंड साइड। तो प्लैटिनम सॉलिड फेस बाउंड्री H plus aqueous 1 molar phase boundary hydrogen gas 1 atmosphere। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ध्यान देना है। समझ आ गई सबको? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन को देखने का कोशिश करना तो थोड़ा सा, और अच्छी क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया, बोर्ड एग्जामिनेशन की क्वेश्चन है ये वाला। और आप लोग कोशिश करना सारे क्वेश्चंस को फिर से घर में सॉल्व करने के लिए। यदि ये सब सॉल्व कर लोगे ना तो बोर्ड में तो चिंता नहीं करना है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और सारे मेंस के क्वेश्चंस भी आराम से बनेंगे। Ag, AgCl phase boundary Cl minus 0.01 m salt bridge AgNO3 Ag solid। इसका मतलब क्या समझ रहे हो? ये वाला इस चीज का मतलब क्या समझ रहे हो? आपको बता सकते हो? AgCl बन रहा है, ये तो पक्का वाली बात है ना। AgCl बन रहा है, ये हमको समझा। और /Cl माइनस, इसका मतलब क्या है? इन प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आयन। एक्चुअली बेसिकली ये रिएक्शन कुछ इस प्रकार है, आपके पास क्लोराइड की सॉल्यूशन है, कोई भी क्लोराइड की सॉल्यूशन, ओके, और उसका कंसंट्रेशन 0.01 m मोलर दिया हुआ है, ओके, और उसमें क्या किया है? एक सिल्वर की रॉड डिप की हुई, ये सिल्वर की रॉड, सिल्वर सॉलिड। तो बेटा थोड़ा समझो ध्यान से कि ये रिएक्शन क्या हो। ये जो सिल्वर सॉलिड है बेसिकली क्लोराइड आयन के प्रेजेंस में है ना, यही कहानी होना ना। सिल्वर सॉलिड जो है क्लोराइड आयन के प्रेजेंस में, और क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन दी हुई है, चलो मैंने मेंशन भी कर देता हूं, 0.01 क्लोराइड आयन की प्रेजेंस में क्या बनेगा? मुझे बता सकते हो क्या बनेगा? AgCl इलेक्ट्रॉन यूज करेगा और इलेक्ट्रॉन रह जाएगी यहाँ पे, और Ag+ एंटर करेगा सॉल्यूशन, और Ag+ Cl माइनस के साथ कंबाइन हो जाएगा और बन जाएगा AgCl सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस। यही वाला कहानी होगा। गॉट इट? तो ये वाला ऑक्सीडेशन है कि ये वाला रिडक्शन है? ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन है। तो ये कहां पे होगा? एनोड पे। एनोड पे। अब कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन। कैथोड पे तो आपको समझ आ रही है ना, AgNO3 है, तो AgNO3 है तो Ag+ मान लें, उसका Ag+ मान लिए, तो Ag+ यही वाला तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा जो वो यूज किया, और क्या बन जाएगा? Ag सॉलिड। Ag सॉलिड बन जाएगा। बनेगी कि नहीं बनेगी? ओके, अब देखिए ओवरऑल इक्वेशन यदि आप लिखते हो तो इसका भी कंसंट्रेशन मैं मेंशन कर देता हूं, 0.2 मोलर। ओवरऑल इक्वेशन कुछ इस प्रकार है, Ag सॉलिड प्लस Cl माइनस गिव्स AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, और इसकी कंसंट्रेशन 0.01, और इधर हो रहा है Ag NO3 तो थोड़ा ही गेन कर सकता है, गेन कौन करेगा? Ag+ है ना गेन। ओके, समझ आई? ओवरऑल इक्वेशन देखो, यहाँ पे ऑक्सीडेशन, और वही ऑक्सीडेशन तो रिडक्शन ही गेन किया, सबको साथ में लिख दिए। Ag सॉलिड गई, क्लोराइड आयन 0.01 मोलर,
Ag प्लस किसके साथ कंबाइन कर रहा है, उसके साथ कंबाइन कर रहा है 0.2 में के साथ, और AgCl। ओके क्लियर है बेटा? चलिए इसको थोड़ा एक बार आप नोट करना चाहो तो नोट कर दो, क्योंकि थोड़ी इंपॉर्टेंट टाइप की क्वेश्चन। मिटा रहे हैं, ठीक है? चलो मैं आपको ये बताऊंगा नहीं, पर आपको मुझे बताना है कि रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं, रिएक्शन होगी कि नहीं। मैं आपको कुछ वैल्यूज दे दे रहा हूं। आपको मुझे बताना है कि ये रिएक्शन जो मैंने लिखा है वहां पे, मतलब जो सेल नोटेशन दिया है, ये वाला रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, मतलब फिजिबल है कि नहीं, स्पॉन्टेनियस है कि, ये वाली स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, ये वाली स्पॉन्टेनियस है कि। तो पहला वाला मुझे कोई बता सकता है स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं? स्पॉन्टेनियस होने के लिए कंडीशन क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? सर ई सेल पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव तो है, होगा सर स्पॉन्टेनियस। पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? पहले होगा सर। होगा, चलो देखते हैं। ई डिग्री सेल इज इक्वल टू ई डिग्री कैथोड माइनस ई डिग्री एनोड। तो ई डिग्री कैथोड ये वाला है, कैथोड इधर वाला होता है, इसका वैल्यू है 0.34। ई डिग्री कैथोड माइनस ई डिग्री एनोड, क्या ये वैल्यू कोई भी हालत में पॉजिटिव आएगा क्या? नो सर। नहीं, ये तो नेगेटिव आ रही है, तो पहला वाला स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। देखो ऐसे ही कुछ नहीं, मेंस की क्वेश्चन है। दूसरा वाला थोड़ा दिमाग लगाओ। जिंक का तो मालूम है ना, 0.76 होती है माइनस, और यहाँ पे जो माइनस करते हो दोनों रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ही माइनस करते हैं, ई डिग्री कैथोड माइनस ई डिग्री एनोड। बताओ क्या होगा? सर कैथोड माइनस एनोड होता है ना, तो कैथोड तो Cu है ना। हाँ कैथोड तो Cu है, तो कैथोड ही तो पहले लिखे हैं। ओ ई ठीक है डिग्री सर। कैथोड 0.34 कैथोड माइनस एनोड, माइनस एनोड। ओके यस ठीक है सर। लगाया है, ये तो ऐसे लगा दिया है, लोग वही पूछ रहा है ना कि आपसे होगा कि नहीं। ये वाला क्या होगा? सॉरी ये वाला होगा नहीं होगा? नो सर। नहीं, देखते हैं कैथोड कौन सा है, जिंक है कि ये वाला है? जिंक है सर। जिंक ना डिसाइड लगाया हुआ है, तो जिंक ही है। यस तो सर। 0.76 माइनस 1, ठीक है ना, माइनस 0.80, ये तो नेगेटिव ही होगा। माइनस एनोड, कोई हाल में पॉजिटिव नहीं आएगी, नेगेटिव वाला। थर्ड वाला यस सर। देखिए ये सर क्या होता है, स्पॉन्टेनियस। 0.34, ठीक है, माइनस ऑफ माइनस 0.25। ये वाला पॉजिटिव, यस सर। ये वाला होगा। समझ आई? यस यस सर। सर। हाँ, तो थोड़ा दिमाग लगाना बनते हैं क्वेश्चन। ओके सिंपल। ओके एक स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, और जितना भी क्वेश्चन है ना इनको एक बार ट्राई आप खुद से करना। हिंट दी हुई है सबकी। तो सर एग्जाम में रिडक्शन पोटेंशियल दिया होता है या याद रखना होगा? कुछ कुछ सिंपल वाले की याद रखना, सिल्वर का याद रखना, कॉपर का याद रखना, जिंक का याद रखना, ठीक है? ठीक है सर।
इतना मिनिमम याद रखना, हाइड्रोजन का तो याद रहेगा। वो आदत हो जाएगा, ये 20 25 40 क्वेश्चन बना लोगे ना तो अपने याद हो जाएगा। निकल उकल का नहीं याद रखने की जरूरत है। अच्छा, सबने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अच्छे से गौर किया था कि नहीं किया था लास्ट क्लास में? यस सर। हाँ, घर में देखा था ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? हाँ सर। देखिए आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम लोग क्या क्या अनुमान लगा सकते हैं या क्या क्या सीख सकते हैं। The first one is predicting the oxidizing or reducing power। क्या कुछ हम लोग ऐसा पता कर सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से? हाँ, कर सकते हैं कि कौन ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग होगा, कौन ज्यादा रिड्यूसिंग होगा, ये पता कर सकते हैं। चलिए कुछ कंडीशंस देखते हैं। Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, ये Cu, इसका ई डिग्री का वैल्यू है कितना है बताओ? 0.34 वोल्ट, ठीक है ना? और ई डिग्री मतलब सब एसआरपी बता रहा हूँ, रिडक्शन पोटेंशियल। याद रखना, देखो आसान तरीका 3 4 याद रखने का, 3 4 0.34। वहीं 2H प्लस यदि 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो हाइड्रोजन बनता है। रिडक्शन ही पोटेंशियल डिफाइन मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। कितनी? 0। ओके। वहीं Ni2 प्लस यदि 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो Ni बनता है -0.25। दिक्कत नहीं है, पर मैं बता रहा हूँ। Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस बन जाएगी Zn, इसका -0.76। है ना, 7 6 एक कम है, 7 6 7 तो दिमाग में रहेगा ना जिंक के लिए, तो एक कम है 7 6 और उसका एक ज्यादा है 3 4। तो अब आपके सामने एक छोटी सी क्वेश्चन है यहाँ पे, आप मुझे बताओ इस मतलब जितना मैंने दिया है यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? कॉपर। जरा सोच के मुझे बताओ अच्छे से। Cu2 प्लस। Cu2 प्लस कॉपर, Cu2 प्लस स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि बेटा क्वेश्चन में आपको ध्यान से रख लो, मेरी बात सुनो, क्वेश्चन में वो लोग पक्का Cu2 प्लस Cu भी लिखता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब किसी से इलेक्ट्रॉन वो लेगा, तो Cu तो इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता है, लेगा तो ये भी लेगा Cu2 प्लस। ओके। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे हेयर, ऐसा मत समझ लेना कि पूरे का बात हो रहा है। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे कौन सा है इस क्वेश्चन में? Zn सर, जिंक। जिंक। हाँ, जिंक लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है ना। जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो खुद ऑक्सीडाइज होगा, जब खुद ऑक्सीडाइज होगा तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। ये तो इलेक्ट्रॉन नहीं लूज कर सकता, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये वाला नहीं, ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। यस सर। ओके। और नॉर्मली जो वैल्यू दी जाती है वो दिया रहता है Zn2
प्लस से Zn, तो ये वैल्यू जो दिया रहता है वो क्या होता है इसका? रिडक्शन पोटेंशियल सर। हमेशा रिडक्शन ही पोटेंशियल दिया रहे क्वेश्चंस, ठीक है। उससे आपको समझ लेना है कम है तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। बस दिमाग में एक चीज बैठा के रखना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू जितना कम उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, जितना ज्यादा उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। जितना ज्यादा उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है, मतलब खुद रिड्यूस हो। हाँ, ये कहानी हो गई। अब चलो आपको मैं कुछ पूछता हूं। Cu2 प्लस कैन ऑक्सीडाइज, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो दूसरों को तो ऑक्सीडाइज ही करेगा ना, खुद रिड्यूस होगा। दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा तब ना उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगी, तब वो खुद रिड्यूस होगा। Cu2 प्लस किसको किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है यहाँ पे? सर जितना उसके नीचे में है, यानी हाइड्रोजन। किसको कर सकता है रिड्यूस? सर हाइड्रोजन को रिड्यूस करेगा। हाँ, हाइड्रोजन से सॉरी रिड्यूस नहीं करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। हाँ, ऑक्सीडाइज करेगा इसको, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालेगा। Cu2 प्लस किसको किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है? H2, Ni और Zn। Ni को कर सकता है, Zn को कर सकता है, मतलब इन सब से इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। क्यों निकालेगा? क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है, निकालेगा, क्या नहीं निकालेगा। H प्लस कैन ऑक्सीडाइज Ni and Zn. निकल और Zn, यस सर। और Ni2 प्लस कैन ऑक्सीडाइज Zn। इससे इलेक्ट्रॉन छीन सकता है। Zn कैन डैश, जिंक यहाँ पे दूसरों को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा कि रिड्यूस करेगा? रिड्यूस करेगा। जिंक आप इलेक्ट्रॉन लूजिंग करने के लिए बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसकी एसआरपी की वैल्यू कम है। एसआरपी की वैल्यू कम तो इलेक्ट्रॉन तो लेना नहीं चाहेगा, जब लेना नहीं चाहेगा तो दो भैया तो देगा इलेक्ट्रॉन। जिंक कैन रिड्यूस, किसको किसको रिड्यूस? इसको रिड्यूस, No, यस। sir. Ni2 प्लस उसको इलेक्ट्रॉन देगा। इसको देगा इलेक्ट्रॉन, इसको नहीं देगा, है कि Yes. नहीं? इसको का इलेक्ट्रॉन देगा तो पहले से Zn कैन रिड्यूस Ni2 प्लस H प्लस एंड Cu2 प्लस। समझ आ रही है ना? यस सर। Yes, sir. अब क्या होता है बेटा, बात आगे। निकल कैन रिड्यूस, निकल रिड्यूस कर सकता है किसको किसको? H प्लस को और Cu2 प्लस को। Cu2 प्लस, और H2 कैन रिड्यूस किसको किसको दे सकता है? H2 इलेक्ट्रॉन Cu2 प्लस। तो देखो ये करवा रहा हूं तो बहुत सिंपल चीज है, बट इसमें दिमाग थोड़ा है। अब सोचोगे माइन्यूट लेवल में तो थोड़ा ऑक्सीडाइज रिडक्शन में कंफ्यूजन होता है यार, तो उसको क्लियर रखना है, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज वाले जो हैं वो दूसरे से तो इलेक्ट्रॉन लेगा ही ना, समझ रहे हो ना। पॉजिटिव चार्ज वाली तो दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेगा ही ना, और इलेक्ट्रॉन लेगा तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, पर उसकी वैल्यू भी बड़ी होनी चाहिए, तभी दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। समझ गए ना? ठीक। और न्यूट्रल वाला तो दूसरे को इलेक्ट्रॉन देगा ही, और इलेक्ट्रॉन उसी को देगा जिसकी वैल्यू छोटी हो। नहीं, छोटी होगी कि बड़ी होगी? बड़ी। जिंक इलेक्ट्रॉन उसी को दे सकता है जिसकी वैल्यू बड़ी है देगा इलेक्ट्रॉन ना। क्लियर है ना बेटा? हाँ, कुछ और पूछना है तो पूछ लो। यहाँ मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूं तो आइडिया क्लियर हो जाएगा। कोई चीज, फॉर एग्जाम्पल
पीरियडिक टेबल में, सॉरी पीरियडिक टेबल बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपकी ये जो है दो रहते हैं ना, ये वाली जो है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, और इसकी वैल्यू तो सबसे ज्यादा होगी, तो इसकी वैल्यू जब सबसे ज्यादा है तो ये किसी से इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन कर सकता है कि इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है? गेन कर सकता है। गेन कर सकता है ना। जब इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है तो एजेंट कैसा रहेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वेरी गुड, क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब मान लो एक चीज यहाँ पे है, जैसे Li प्लस था यहाँ पे और यहाँ पे Li था, तो Li जो है इसकी SRP की वैल्यू तो सबसे लेस है, वेरी लेस, तो SRP की वैल्यू बहुत लेस है, तो ये इलेक्ट्रॉन तो गेन नहीं कर सकता, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा कि नहीं करेगा? और सबसे तेजी से लूज करेगा, और सबसे तेजी से लूज करेगा तो एजेंट कैसा होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। अब आपसे कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछ दिया कि Li प्लस रिड्यूस कब होगा कि Li रिड्यूस होगा, कौन रिड्यूस होगा? Li। Li मत रिड्यूस तो कोई नहीं होगा, रिड्यूस यहाँ पे Li नहीं होगा, रिड्यूस Li प्लस होगा, फंसे ना, देखिए ऑक्सीडाइज Li होगा, समझे बात को? कोई दिक्कत? No. ठीक है, चलिए। तो यही छोटी सी चीज है जो थोड़ा बच्चा हड़बड़ा जाता है, और एनटीए वाले या आईटी वाले तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं कि थोड़ा बच्चा कॉन्सेप्ट कैसा है, ठीक है। तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें बहुत सारी चीजें सिखाती है। यदि डाउन आता हूं तो कौन सा एजेंट स्ट्रांग होते जाता है नीचे आते आते? रिड्यूसिंग एजेंट सर। ऊपर जाता है तो कौन सा एजेंट स्ट्रांग होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है ना। तो ये थोड़ी है कहानी। चलो बेटा, ये तो पहला चीज हम लोग सीख लिए। थोड़ा सा 5 सेकंड 10 सेकंड सोच लेना इसकी क्वेश्चंस बनाने से पहले। तो हम लोगों ने ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का पता कर लिया, ओके, और कौन किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, कौन किसको रिड्यूस करेगा, ये भी पता चल, ओके। ऊपर वाला नीचे वाले को ऑक्सीडाइज करेगा कि रिड्यूस करेगा? सोचो, ऊपर में जो है वो नीचे वाले को ऑक्सीडाइज करेगा कि रिड्यूस करेगा? बोलिए। सर ऑक्सीडाइज करेगा सर, इलेक्ट्रॉन देगा। कि ऊपर वाला तो इलेक्ट्रॉन चाहता है ना, ठीक है ना। चलिए, प्रेडिक्टिंग, जो दूसरा चीज हम लोग कर सकते हैं, प्रेडिक्टिंग द सेल ईएमएफ। एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन की आउटपुट कितनी होगी वो भी हम लोग पता कर सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। चलो देखते हैं कैसे। हायर प्लेस्ड हाफ सेल्स
मतलब दो कॉम्बिनेशन मैंने बताया। एक पर्टिकुलर हाफ सेल है जिसमें हायर वाला कोई चीज डिप किया हुआ है, उसकी एसआरपी ज्यादा है, तो एसआरपी ज्यादा है तो वो किस तरह एक्ट करेगा? कैथोड की तरह से। वाह, वेरी गुड। तो यही तो फायदा है कि 10 बार पूछ लूं तो याद हो जाए आपको। और जो लोअर है वो एनोड की तरह है। पर ये कहानी तो आपको मालूम है, बट इससे हमें सेल की आउटपुट कैसे? बड़ा सिंपल है ना। ई डिग्री सेल तो होती तो है, ई डिग्री कैथोड माइनस ई डिग्री एनोड, माइनस ई डिग्री एनोड, दोनों के वैल्यू को माइनस करो तो हमें आउटपुट कितनी होगी वो पता चल जाए, है ना। तो हमारा मेन ऑब्जेक्ट ये नहीं है बताना यहाँ पे, ये भी आप जानते ही हो कि आउटपुट कितनी होगी, दैट विल बी इक्वल टू ई डिग्री कैथोड माइनस ई डिग्री एनोड। ओके, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको जो यहाँ पे देखना है, ग्रेटर द गैप बिटवीन टू हाफ सेल्स, higher the cell EMF। देखो बोला क्या जाता है कि कैथोड जो बना रहे हैं वो एनोड जो बना रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो जितना डिस्टेंस पे है, जितना दूरी डिस्टेंस पे है, उतना अच्छा आउटपुट। जितना सामने है, कैथोड यहाँ है, एनोड यहाँ है, जितना सामने है आउटपुट उतना गड़बड़ होगा, कम होगा आउटपुट। मतलब ज्यादा डिस्टेंस पे है तो आउटपुट ज्यादा होगा। कैसे, चलो समझने की कोशिश करते हैं हम। क्या आपको ये सही लग रहा है कि गलत लग रहा है मैं जो बोल रहा हूँ कि गैप ज्यादा होगा तो आउटपुट ज्यादा होगा या कम होगा? आपको क्या लग रहा है? सोचिए थोड़ा। जब गैप ज्यादा होगा, डिफरेंस ज्यादा होगा या कम होगा रिडक्शन पोटेंशियल का? सर ज्यादा होगा तो ज्यादा फोर्स लगेगा। ज्यादा होगा ना गैप। अब देखो समझो, जैसे कि हम लोगों ने देखा था F2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, इसका वैल्यू था 2.87 वोल्ट। देखा था ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब पढ़ रहे थे हम लोग। और सबसे नीचे में जो था Li प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, इसकी वैल्यू थी -3.05 वोल्ट। यही था पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ये वैल्यू हाईएस्ट है और ये वैल्यू लोएस्ट। तो आप जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाओगे, इसको आप बना लोगे एनोड और इसको आप बना लोगे कैथोड, ठीक है ना, तो आपको जो आउटपुट मिलेगी कितनी मिलेगी बताओ तो? कितनी मिलेगी? मिलेगी कि नहीं मिलेगी? यस सर 5.92। 2.87 माइनस माइनस 3.05, तो 5 और 5.9, ठीक है। आप एक सिंगल सेल का कॉम्बिनेशन करके इससे ज्यादा आउटपुट नहीं जनरेट कर सकते। किसी का भी कॉम्बिनेशन मार लो, आप यहाँ वाला को मारो और यहाँ वाला का मारो, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से तो कम ही मिलेगी। तो मैक्सिमम आउटपुट जो आपको एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन से मिल सकती है वो सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला की कॉम्बिनेशन से। तो आपको यदि एक अच्छी सेल बनानी है, एक अच्छी आउटपुट वाली सेल बनानी है, तो आप कॉम्बिनेशन बनाओ ऊपर वाला और नीचे वाला, है ना। और काफी डिस्टेंस रहनी चाहिए दोनों के बीच, क्योंकि ये एक अच्छी क्वेश्चन भी बनती है इससे कभी कभी। ओके, ग्रेटर द गैप, गैप जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा सेल का ईएमएफ होगा। ये एकदम दिमाग में बैठा के रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। समझ गए? कोई दिक्कत? नो। एंड दिस इज द मैक्सिमम आउटपुट जो आप ले सकते हो। एनीबॉडी, एनी प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक? आई सपोज नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ो। Yes, sir. चलिए, चलो बेटा। और क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं?
predicting the feasibility of a reaction, एक रिएक्शन होगा कि नहीं होगा ये पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं? हम लोग ई डिग्री सेल का वैल्यू निकालेंगे और ई डिग्री का सेल का वैल्यू पॉजिटिव आया तो हमें ये तो पता चल जाएगा पक्का सा कि रिएक्शन इज फीजिबल, रिएक्शन होगा यदि वैल्यू पॉजिटिव आए। और ये भी हम पता कर लेंगे कि जो कनेक्शन है वो सही है, कनेक्शन इज राइट। और वहीं आपको ई डिग्री सेल की वैल्यू यदि नेगेटिव आ रही है तो रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। इसका मतलब आप ये भी समझ सकते हो कि कनेक्शन उल्टा किया हुआ, आप कनेक्शन को चेंज कर दो ना फिर से वो फिजिबल, समझ सकते हो? जो कैथोड का एनोड बन जाएगा, एनोड जो था कैथोड बना दो तो रिएक्शन सही हो जाएगी। फिर से कनेक्शन इज रॉन्ग, कनेक्शन को चेंज कर दो, जो एनोड था उसको कैथोड बनाओ, कैथोड जो था उसको एनोड बनाओ, ओके, तब आपकी फिर से फिजिबल हो जाएगी। तो आप ये भी पता कर सकते हो कि एक रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, कि कनेक्शन सही की गई है कि नहीं। पॉजिटिव आनी चाहिए तो कनेक्शन सही है, करंट आपको मिलेगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। कनेक्शन गड़बड़ है, रिएक्शन नहीं हो रही है, करंट नहीं मिल रहा है, कनेक्शन को उल्टा कर दो, ठीक है। अब डी, ये थोड़ी इंटरेस्टिंग है, आपने पढ़ा है बट इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। प्रेडिक्टिंग the right container for storing a salt solution, for storing a salt solution। देखो पहले इसका कॉन्सेप्ट समझो कि हमें एक सॉल्ट सॉल्यूशन को कोई पर्टिकुलर कंटेनर में स्टोर करना है, ओके। तो कोई भी सॉल्ट सॉल्यूशन जो होती है, पहले देखो सर कॉन्सेप्ट समझो। कोई भी जो सॉल्ट सॉल्यूशन होती है, सपोज करो मतलब XSO4, तो X वाली पार्ट मेटल है, मेटल वाली पार्ट है और SO4 नेगेटिव आयन, तो X प्लस और SO4 2 माइनस 2 ऐसा ही आयंस रहेगा एक्वस सॉल्यूशन में, सॉल्ट सॉल्यूशन है ना। कोई एक सॉल्ट सॉल्यूशन है तो पानी में जब मैंने उसे बनाया है तो आपकी कैटायन की पॉजिटिव पार्ट अलग होगी, एनायन की पॉजिटिव पार्ट अलग, नेगेटिव पार्ट पानी में अलग, ठीक है। अब ये तब तक सेफली रह सकता है, ये तब तक सब सेफली रह सकता है जब तक इसको कहीं से इलेक्ट्रॉन ना मिले। यदि X प्लस को जैसे ही इलेक्ट्रॉन मिला तो वो अपने आप को क्या कर लेगा, रिड्यूस कर लेगा, है कि नहीं? ऐसा हो जाएगा। तो यदि इसको इलेक्ट्रॉन कहीं से नहीं मिले तब तक कहानी सेफ है, ओके। तो मुझे एक बात बताओ, इसको इलेक्ट्रॉन कौन नहीं दे सकता है, नीचे वाले कि ऊपर वाले? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर वाला है वो इलेक्ट्रॉन इसको नहीं दे सकता है, कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे वाला है वो नहीं दे सकता है। सोच पा रहे हो? चलो बता रहा हूं, ये ध्यान से सुनो। चलो ऐसे नहीं समझ पा रहे तो ध्यान से एक एग्जांपल ही दे रहा हूं, बहुत सिंपल सा। दिमाग दौड़ाओ। मानो जिंक सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है और जिंक सॉलिड। तो यहाँ पे कॉपर 2 प्लस आयन है और SO4 2 माइनस आयन, ओके, है कि नहीं? अब कॉपर 2 प्लस को यदि कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो रिएक्शन हो जाएगा, और रिएक्शन हो जाएगा तो हम तो रख नहीं ना सकते उस कंटेनर में, हम इसको चाहेंगे क्या सेफ्टी है। तो ये 0.0 वोल्ट कॉपर
2+ से कॉपर की है 0.34, जिंक की है Zn2+ से जिंक 0.76 वोल्ट, ये -0.76। मुझे एक बात बताओ, क्या जिंक कॉपर को इलेक्ट्रॉन दे सकता है? नो सर। जिंक कॉपर को इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है। सुनो ध्यान से, जो ऊपर वाली है वो रिड्यूस होना चाह रहा है हमेशा, तो ऊपर में वो रिड्यूस होना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? ऑब्वियसली चाहेगा। और रिड्यूस कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस होता है। तो क्या एक ज्यादा एसआरपी वाला कम एसआरपी वाला से इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता है? यस सर। ले सकता है ना। ओके, आराम से ले सकता है। तो इलेक्ट्रॉन यदि इससे ले लेगा तब तो रिएक्शन हो जाएगी, और रिएक्शन जब हो जाएगी तब तो सेफली नहीं ना स्टोर हुआ बेटा। तो ये आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट है और जिंक में रखोगे तो रिएक्शन होगी, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बन जाएगा, है ना। लास्ट क्लास में भी तो बताया था कि सपोज करो ये कंटेनर है, इसमें आपने कॉपर सल्फेट रखा है ना, कॉपर सल्फेट रखा है, और ये वाला जिंक है, ठीक है। तो जिंक क्या करेगा? Zn2+ बन के सॉल्यूशन में जाएगा और अपना 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ लीव करेगा, और ये Cu2+ आयन यहाँ से जाके ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। Cu2+ आयन जो है यहाँ से निकलेगा, Cu2+ आयन निकलेगा और 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। अब Cu2+ जब आयन यहाँ से निकलने लग जाएगा तो रिएक्शन तो हो जाएगी ना, तो रखना तो बेकार हो गया, और जिंक यहाँ से बार बार आते रहेगा और इलेक्ट्रॉन लीव करेगा और बार बार कॉपर ही लेते रहेगा। तो ये कंटेनर में तो छेद हो जाएगा क्योंकि जिंक निकल रहा है बार बार। तो कभी भी आप कोई भी सॉल्ट सॉल्यूशन को, ध्यान से सुनो मेरी बात को, कभी भी कोई सॉल्ट सॉल्यूशन को आप नीचे वाले के कंटेनर में मत रखना, क्योंकि नीचे वाले से वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और नीचे वाले से यदि इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो रिएक्शन हो जाएगी, और रिएक्शन यदि हो जाएगी तो रखना सेफली नहीं है ना। ओके, तो ये दिमाग में रखनी है। ओके, तो एक इंपॉर्टेंट चीज है ये, तो सॉल्ट सॉल्यूशन should be placed in container of lower SRP की higher SRP? हायर एसआरपी सर। Salt solution should be placed in container of higher SRP, ऊपर वाले में रखेंगे, है ना। जैसे देखो ये कॉपर का है, ये कॉपर है, ये जिंक है, और ये सिल्वर है, मानो ऊपर, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, कभी भी कॉपर का कोई भी सॉल्ट सॉल्यूशन को जिंक में नहीं रखो। कॉपर सल्फेट को यदि आपको रखना है तो जिंक में नहीं रखो, क्यों? क्योंकि जिंक से तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी 0.34 है और इसकी -0.76 है और इसकी 0.3। तो आप कॉपर सल्फेट को यदि जिंक का डब्बा में रखे तो भैया ये तो वैल्यू ज्यादा है ना, ये इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो रिएक्शन हो जाएगी, ये बर्बाद। और वही कॉपर सल्फेट को आप सिल्वर के डब्बा में रखोगे तो सिल्वर से तो इलेक्ट्रॉन खींचने की इसकी ताकत है ही नहीं, क्योंकि इसकी तो ज्यादा है। समझ गए बात को? क्लियर हुआ कि नहीं? ओके, तो कभी भी कोई सॉल्ट सॉल्यूशन को आपको सेफली रखना है तो हायर एसआरपी वाला के कंटेनर में रखना है। ओके, तो ये तो एक तरीका इसको समझने का है। एक और तरीका इसको समझने का है, यदि आपको कोई ऐसा ही एक क्वेश्चन दे दिया कि जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है और केप्ट इन, या ऐसे बोलो कॉपर ही सल्फेट बोलो, कॉपर सल्फेट एक्वस केप्ट इन जिंक कंटेनर, तो क्या ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? यदि आपसे पूछा कोई, तो इसको समझने का एक और आसान तरीका है, आप ई डिग्री सेल निकालो। ई डिग्री सेल होती है ई डिग्री कैथोड माइनस ई डिग्री एनोड। तो कैथोड किसको बनाओगे? कॉपर और जिंक रहेगा तो कैथोड कॉपर ही बनता है, मालूम है ना। yes, तो
0.34 माइनस 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 0.7। यस सर। आया ना 0.76। अब इसको ऐड करें तो कितना आ रहा है 1.1 वोल्ट आ रहा है। ओके, ये माइनस माइनस प्लस क्या होना पता चल रहा है 90 डिग्री कैथोड माइनस इसकी वैल्यू, तो 1.1 वोल्ट आ रहा है। तो भैया जो ई डिग्री सेल है वो आपकी पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ जा रही है, इसका मतलब क्या है रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। अब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होगा तब तो हम नहीं रखेंगे ना, हमको तो ऐसा जगह रखना है जहां पे रिएक्शन ना हो। तो आप इतना दिमाग लगाने के चक्कर में नहीं भी जाओगे, सिर्फ आप डिग्री सेल निकाल लो, कैथोड और एनोड का वैल्यू पुट करो, यदि आपको पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो भैया रिएक्शन हो रहा है, रखना नहीं है, और यदि नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ये वाली नेगेटिव आ रही है वैल्यू तो रिएक्शन नहीं होगा, रख सकते। तो आई सपोज ये आइडिया क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। है, सिंपल में हो जानी चाहिए। ओके, और इसको समझाने का मतलब यही है कि ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए, एकदम दिमाग में बैठा लो। कोई भी सॉल्ट सॉल्यूशन को नीचे वाले के डब्बे में मत रखना, ऊपर वाले के डब्बे में। ओके, क्योंकि ऊपर वाले के डब्बे में रखेंगे तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी और सेफली रहेगी। चलिए देखो, ये भी एक अच्छी सी क्वेश्चन है, बट इसको थोड़ा घुमा के भी पूछा जाता है कभी कभी। और which metal will liberate hydrogen with acids? मानो आप एक लेबोरेटरी में गए और आपको एसिड दिया हुआ है और आपको बोला कि एसिड को भैया किस कंटेनर में रखोगे ये बताओ, या आप ये बताओ कि ये जो पर्टिकुलर मेटल है वो हाइड्रोजन लिबरेट करेगा कि नहीं। अब आपको मैं एक लाइन लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। एनी मेटल डैश हाइड्रोजन इन electrochemical series will displace H plus to H2। अब H प्लस से H2 कैसे बन रहा है? ऑक्सीडाइज होके बन रहा है कि रिड्यूस होके? रिड्यूस होके सर, इलेक्ट्रॉन गेन करके। तो बेसिकली तो कहानी क्या बोलना चाह रहा हूं वो देखो, मानो Zn plus H2SO4 मैंने लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो एसिड है वो किस फॉर्म में है? 2H plus और SO4 2 माइनस। तो एक्चुअली वही मेटल एसिड से हाइड्रोजन लिबरेट कर सकता है जिसकी कैपेसिटी है कि वो H प्लस को H2 बना दे। इसका मतलब जो इसको इलेक्ट्रॉन दे दे, और इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है? नीचे वाला कि ऊपर वाला? नीचे वाले मेटल इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, है ना, क्योंकि ऑक्सीडाइज होते हैं। तो ये दिमाग में रखना है, एनी मेटल बिलो हाइड्रोजन की अबव हाइड्रोजन? बिलो हाइड्रोजन। बिलो हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विल डिस्प्लेस H plus to हाइड्रोजन। के दिमाग में रखना है, ये हाइड्रोजन है 0.0 वोल्ट, कोई भी जो इससे नीचे है
जो भी इससे नीचे है वो इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है कि नहीं दे सकता? इलेक्ट्रॉन दे सकता है कि नहीं दे सकता है? ये सही है कि गलत है? इलेक्ट्रॉन कैन बी गिवन या नॉट गिवन? कैन बी गिवन सर। कैन बी गिवन, क्योंकि नीचे वाला इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए आतुर रहता है ऊपर वाले को। नीचे वाला हमेशा चाहता है कि ऊपर वाले को मैं इलेक्ट्रॉन दूं, तो नीचे वाला इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो जिंक प्लस H2SO4 ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? क्योंकि जिंक तो बेटा नीचे में है, Zn2 प्लस, तो जिंक होती है -0.7, तो ऑब्वियसली इसको दे सकता है, रिएक्शन होगी ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। तो कोई भी मेटल जो नीचे है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से, वो उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा और हाइड्रोजन गैस जनरेट करवा। वहीं कॉपर प्लस H2SO4 ये रिएक्शन होगा क्या? नो सर, वो तो ऊपर में लाई करता है। क्योंकि कॉपर तो ऊपर है, कॉपर की SRP की वैल्यू ज्यादा है। SRP की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब उसका नहीं, मतलब इसका ताकत नहीं है कि इससे इलेक्ट्रॉन ले ले, नहीं, यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, है कि नहीं? तो Yes. आपको कोई बोला कि एसिड को आपको स्टोर करना है, तो ये जिंक वाला डिब्बा में स्टोर करोगे कि कॉपर वाला डिब्बा में स्टोर? कॉपर वाले में। कॉपर वाले में स्टोर करेंगे। काहे स्टोर करेंगे? काहे कि कॉपर इलेक्ट्रॉन कभी नहीं देगा इसको, नीचे वाले को काहे इलेक्ट्रॉन देगा? जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तब तक ये H+ सेफ है, जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तब तक H+ सेफ है, और H+ सेफ है तो कोई दिक्कत ही नहीं, हाइड्रोजन भी सॉरी एसिड भी सेफ है ना। जब ये H+ जहां हाइड्रोजन बढ़ने लगा तब ना एसिड गड़बड़ाने लग जाएगा, अंडरस्टूड? तो ये दिमाग में रखनी है। तो कोई भी मेटल जो नीचे में है वो हाइड्रोजन निकाल देगा, उसमें नहीं रखना है। कहाँ रखना है? ऊपर वाले में रखना है, ये तो आपको मालूम ही है। स्टोर करने के लिए ऊपर वाले ही सही है। आइडिया क्लियर हो गई? ओके, चलिए आगे देखते हैं। मिटा दें? यस सर। चलिए, ये सब समझने की चीजें हैं, नोट डाउन करो ना करो पर दिमाग में बैठा लो। मेटल ऑक्साइड से थर्मल स्टेबिलिटी को भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कैसे चल देखते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर is directly proportional to thermal stability. अब ये तो सिंपल सी बात है, एक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, जितनी अच्छी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है उतनी ज्यादा थर्मली स्टेबल होगी, है कि नहीं? सिंपल सी बात है, आपको ही मालूम है। तो एक पर्टिकुलर मेटल में जितनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है उतना अच्छा इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनाएगा वो, और जितना अच्छा इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनाएगा उतनी अच्छी इसकी थर्मल स्टेबिलिटी, हीट उतना ज्यादा वो बर्दाश्त कर सकता है कि नहीं? तो बोलने की बात यहाँ पे है कि जो नीचे वाली एलिमेंट है उसमें पॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा होता है कि जो ऊपर वाला एलिमेंट है उसमें पॉजिटिव कैरेक्टर? सर नीचे वाले में, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज नीचे करके। वाले में पॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा होता है कि नीचे ही वाला नहीं इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, जो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है उसी में पॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू SRP वैल्यू। कोई दिक्कत? नो सर।
SRP वैल्यू जितना कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर उतना अच्छा। तो कहीं ना कहीं मैं ये भी बोल सकता हूं कि थर्मल स्टेबिलिटी, क्योंकि दोनों तो डिपेंडेंट है ना, थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज, बोल सकता हूं? यस सर। तो आप लोग के सामने कुछ क्वेश्चन है, आप लोग यदि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखे होंगे तो Ag2O, HgO, Li2O या K2O या Al2O3, तो Li, K, Al ये सब नीचे होंगे इन दोनों से कि ऊपर होंगे? नीचे। नीचे ही होंगे ना। तो वही जो होता है बेटा, देखोगे देखो इनको, इसको जब हीट करोगे ना तो ये बहुत आसानी से टूट जाती है, ये भी टूट जाती है आसानी से Hg+O2 हीट करने पे। पर वहीं आप इन सबको हीट करो तो डज नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग, नहीं डिकम्पोज करता है सब हीट करने पे। काहे नहीं डिकम्पोज करता? काहे कि भैया एसआरपी का वैल्यू इन सबका बहुत कम है। एसआरपी का वैल्यू जितना कम है उतना अच्छा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर अच्छा है, तो थर्मली स्टेबल है। तो आज मैं जितना बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सारे इलेक्ट्रोकेमिकल से रिलेटेड, और बहुत क्वेश्चंस भी सेट होते हैं उससे, उन सबको ध्यान से देखना है। कुछ इंपॉर्टेंट बात एक बता देता हूं, E degree cell is an dash property। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव है? इंटेंसिव शायद आप लोगों को याद ना हो तो बता देता हूं। इंटेंसिव का मतलब होता है कि जो मास पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना, और एक्सटेंसिव होता है जो मास वास पे डिपेंड करता है। तो आपसे मेरा पूछना है कि ई डिग्री सेल मास पे डिपेंड करता है कि नहीं डिपेंड करता है? ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? देखो ई डिग्री सेल जो है हम डिफाइन करते हैं एक स्टैंडर्ड कंडीशन। यस सर। ई डिग्री सेल हम डिफाइन करते हैं एक स्टैंडर्ड कंडीशन में, जहां पे कंसंट्रेशन फिक्स होती है, टेम्परेचर फिक्स होती है, प्रेशर फिक्स होती है। अब यदि आपने कंसंट्रेशन को चेंज कर दिया, मतलब मास ऑफ द सॉल्यूट को चेंज कर दिया, तो ई डिग्री सेल तो डिफाइन होती ही नहीं। तो मास वास को बदल देना मतलब ई डिग्री सेल डिफाइन होगी ही नहीं। तो सिंपल सी बात है, ये मास पे नहीं डिपेंड कर रही। तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती, क्योंकि ये एक ही कंडीशन में डिफाइन। और ई सेल तो आप किसी भी कंसंट्रेशन में मेजर कर सकते हैं, है कि नहीं? कंसंट्रेशन को बदल दो, टेम्परेचर को बदल दो, प्रेशर को बदल दो, है ना। तो मास ऑफ द सॉल्यूट इत्यादि जो इलेक्ट्रोलाइट में रहेगी वो तो डिटरमाइन करेगी, इसको चेंज होगी, ई सेल भी चेंज हो जाएगी। तो मैंने बताया था ना, ई सेल जो है डिपेंड करती है कंसंट्रेशन, है ना। ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, चेंज हो रही है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये आपको दिमाग में रखनी है, समझ आई?